Hello everyone, welcome back to our channel Dream University, which is a platform for guiding the students who aspire to go to various central universities like DU, JU and all the others. Okay, so आप सबको पता होगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 है ना, और ये हिस्ट्री के मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए है। उसका जो लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है उसके उस पर बेस्ड है ये वीडियो, और इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुकी हूँ इस चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट 1 भी जरूर देखें। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसमें 38 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम दिवांशी कौशिक एंड आई विल बी टीचिंग हिस्ट्री ऑन ड्रीम यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फर्दर अपडेट है एंट्रेंसेस से रिलेटेड, कोई भी अगर नोटिस है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है, आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर फर्दर कोई भी क्वेरी होती है ना, तो या हमारे वेबिनार्स होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर देते हैं उस पे। तो उस पर ऑलरेडी अराउंड 1000 एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर देन दैट हमारे वेबिनार्स जो है वो सबके लिए फ्री है, इवन ये पेपर डिस्कशन भी सभी के लिए फ्री है। तो ये स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, वी डू दिस इन ऑर्डर टू गाइड द स्टूडेंट्स। सो वो आप कर सकते हैं, ज्वाइन हमारे साथ वेबिनार में जुड़ सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, आई मीन रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म। और उस गूगल फॉर्म का भी जो लिंक है यू विल गेट दैट इन द डिस्क्रिप्शन of this video. So register yourself, then you will be forwarded every information related to the webinars whenever they'll happen, the time, the date, and the link or everything. So all the information will be shared with you if you register yourself through that Google form. So do fill that, because आपकी कभी भी कोई query arise होती है later on एंट्रेंस को लेके, रेट को लेके या क्वेश्चंस को लेके, तो वो हम वहां पर ले लेते हैं, और हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फर्दर किसी भी अपडेट के लिए जो लोग बैच नहीं भी लेना चाहते हैं, जिन्हें बैच का नहीं पता है, वो ये है, अभी फॉर्मली भी बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई विल बी टीचिंग हिस्ट्री द एंटायर कोर्स, तो उसमें तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगी ही सारा। अदर देन दैट ऑल्सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये पेपर डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी जो भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या कोई भी अगेन आई एम सेइंग क्वेरी अराइज होती है, तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो ऑल बोथ दीज थिंग्स, वेबिनार्स, अटेंडिंग द वेबिनार्स एंड टेलीग्राम चैनल विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, so who will be appearing for the coming entrance. Okay, other than that, why this paper discussion is very important, because अब तक तो CUET एक ही बार हुआ है, तो पेपर पैटर्न जो भी हम अभी अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। हालांकि कभी कभी चेंज भी हो जाता है, बट वही है कि डिपेंड करता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है। यू पीपल आर स्टिल गेटिंग यूज टू ऑफ CUET, अदरवाइज तो अलग अलग एंट्रेंस होते थे वैसे से पहले। DUET अलग होता था, है ना, JNUE अलग होता था। तो अभी सबका एक ही एंट्रेंस होता है। जिनको नहीं पता है वो भी मतलब इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन ले कि अब सबका एक ही एंट्रेंस होता है। मास्टर्स में आपको मतलब एक ही एंट्रेंस देना होगा। सपोज आपको हिस्ट्री से मास्टर्स करना है तो आपको कलेक्टिव एंट्रेंस देना होगा CUET मास्टर्स के लिए। उसमें 25 क्वेश्चंस पिछली बार जनरल के आए थे, जनरल टेस्ट टाइप, मतलब रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, थोड़ा बहुत इंग्लिश हो गया, और बाकी 75 क्वेश्चंस जो आए थे वो आपके पर्टिकुलर कोर्स से आए थे जिसके लिए आपने अप्लाई करा है ना। सपोज हिस्ट्री से किया है तो 75 हिस्ट्री से, 25 अदर देन दैट लाइक जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। तो उसी के बेस पे चलते हुए हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि एक ही पेपर है, उसको तो एनालाइज करना, it's very important to just read all the questions, understand their background, because they will only tell you that what kind of questions gonna come, or what kind of questions had come in the past in the क्वेश्चन पेपर। बिकॉज अभी एक ही हुआ है, तो इस सबको हम लोग एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ एनालाइज करने में। और बाकी तो थ्रू आउट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बाकी तो DUET के हैं। तो DUET का भी एक है, एक DUET का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी है जो 3 पार्ट्स में है, वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी CUET अब थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट है, तो उसका भी जो इस वीडियो का पार्ट 1 इसमें, इसके अलावा 38 क्वेश्चन से पहले 38 क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हैं, मतलब मैंने डिस्कस करके, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द rest of the questions of CUET 2022. Okay,
So moving forward, enough of the description. Moving forward, I would like to take up the first question, जिसमें मैचिंग है ना? तो आपको दिख रहा होगा, देखते ही पता चल जाएगा जिसने थोड़ा भी एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी किया है कि ये जो है 16 महाजनपदाज है, ठीक है? तो ये जो सारी महाजनपदाज हैं, इनके साथ इनकी कैपिटल है, ठीक है? इनके साथ इनकी कैपिटल दी हुई है, तो आपको एक तो महाजनपदाज पता होनी चाहिए कौन सी है इंपॉर्टेंट, और उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए कि कौन सी है, और वो किस रीजन, मतलब उसका लार्जर एरिया क्या है, लार्जर वो किस स्टेट का पार्ट है या क्या है, ठीक है? So that is what you are, you should be well acquainted with at least this much of information. अब इसके बाद आता है, हाँ मतलब इसका जो आंसर है, देखिए आप एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए आपको इतना, मगध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद, इट लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द मौर्यास, तो आपको इतना तो पक्का ही पता होगा कि मगध की क्या है, इट्स गिरिविराज, ठीक है? गिरिवराज। सो ए का सेकंड है, इतना आपको पता चल गया पहले में। तो अब आप ये देखेंगे ए का सेकंड कितने ऑप्शंस में, एक ही में दिया हुआ है, तो एलिमिनेशन मेथड से आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि आंसर क्या है, टाइम सेव हो गया और कंफर्म भी होगा कि यही आंसर है बिना बाकी देखे। बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये तब का सोल्यूशन होता है व्हेन यू डोंट नो कि लाइक क्या है बाकी के, बट आपको पता होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि तो बहुत इजी और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई 4 महाजनपद दी हुई है, उनका क्या जो है मतलब कैपिटल है। ओके फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? तो ये जो डायनेस्टी दी हुई है, इनमें क्या है कि पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करिए। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक डायनेस्टी है वो पहले आई, फिर उसके बाद जो आई, फिर उसके बाद जो आई, मतलब इन अ रो, उनको एक्सप्लेन करना कि भाई ये पहले आया और ये बाद में आया, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना एक तरीके से, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा बेसिक, बाकी मैं तो पढ़ाने ही वाली हूँ, जो बैच है इसके अलावा जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इतना तो उन्हें भी अब तक तो पता ही चल गया होगा, जिसने ऑनर्स हिस्ट्री से करा है उसे भी। वेरी सिंपल कि मौर्य डायनेस्टी है, नंदा, ये सब प्री मौर्य है, नंदा डायनेस्टी हो गई है ना, शिशुंगा, हरिणका। तो मैं सबसे पहले जो कौन सी डायनेस्टी है, इट्स हरिणका डायनेस्टी, ठीक है? फिर शिशुंगा, ठीक है? उसके बाद नंदास, और उसके बाद मौर्यास, और फिर पोस्ट मौर्य शुंगा डायनेस्टी। तो लाइक ABEDC इज द करेक्ट ऑर्डर, तो उसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि लाइक डायनेस्टी अरेंज करने के लिए आ जाएंगी आपको, है ना? या फिर रूलर्स के नाम है, जैसे इसमें ये भी अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ गई है कि भाई ये है, इसके बाद कौन सा आया है, या इससे पहले कौन सा आया है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एक डायनेस्टी है, तो उसके सारों के नहीं कि बिल्कुल ही सारों के नाम, बट हाँ मेजर मेजर जो है उनका पता होना चाहिए कि कौन सा पहले है, कौन सा बाद, है ना? अब ये देखिए, एक तो बिंदुसारा और बिंबिसारा में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? तो जो बिंदुसारा है वो मौर्यन रूलर है, और बिंबिसारा वाज वन ऑफ द रूलर ऑफ द हरिणका डायनेस्टी, दैट वाज अ प्री मौर्यन डायनेस्टी, प्री मौर्यन पीरियड जिसे हम कहेंगे एंशिएंट में, उसके एक रूलर है ये। और बिंदुसारा, DU वाले बिंदुसारा, ही इज वन ऑफ द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हम्म तो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट वन वुड बी, सबसे पहले बिंबिसारा हरिणका डायनेस्टी से, ठीक है? सो बिंबिसारा वुड बी द फर्स्ट वन, देन महापद्म नंदा, है ना? विशेषुंगा से तो कोई है ही नहीं इसमें, और महापद्म नंदा हो गए। उसके बाद मौर्यन में देखते हैं, मौर्यन में सबसे पहले कौन थे इन सब में से? इट वाज बिंदुसार, उसके बाद दशरथ, और लास्ट सबको पता है बृहद्रथा। उसके बाद शुंगास ने कैप्चर कर लिया था, लाइक ही वाज द वन। तो हमको ऑर्डर पता चल गया, इवन अगर हमें पहला भी पता चल गया था कि बिंबिसार है डी, तो उससे भी हमें पता चल गया था कि जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी और किसी में पहला है ही नहीं, और पक्का पता है कि हरिणका डायनेस्टी का रूलर बिंबिसार, इवन नंदास से भी पहले थे वो, और ये सब बाकी के तो मौर्यास के, तो हमें तुरंत पता चल गया कि। पर आपकी जो ना बेसिक्स मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन पहले कौन बाद में आया।
ऑनर्स में आप लोगों ने जनरली सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, तो आई एम रियली नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को ये चीजें मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, बट कर लीजिए, ये कहूंगी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर लीजिए इनको क्लियर। सो इट्स DCAVE। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये भी काफी आ जाते हैं, तो आप इन पे भी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि मतलब वैसे तो जिसने ऑनर्स अच्छे से किया है उनको असर्शन एंड रीजनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और इसमें मतलब होता है कि भाई एक स्टेटमेंट है तो क्या ये उसका करेक्ट रीजन है या नहीं है, या दोनों चीज, या हो सकता है रीजन फॉल्स हो असर्शन करेक्ट हो, या हो सकता है दोनों फॉल्स हो, या हो सकता है असर्शन सही है रीजन भी सही है लेकिन असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है, ये मेरे इसकी वजह ये नहीं है जो दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखिए मौर्य पीरियड की बात होती है तो प्रोस्टिट्यूट वाज प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द मौर्यन स्टेट, करेक्ट। रोमिला थापर में भी है ये, रोमिला थापर्स बुक ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। Spies did much of their work with the help of the prostitutes. That's true. So both मतलब prostitution क्यों important है, supervised था मॉडर्न स्टेट के द्वारा, क्योंकि spies भी जो है अपना जो है काम अच्छे से कर पाते थे proficiently due to the help provided by the prostitutes. So it was important. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So first option is the correct option. Next question. ठीक है, which monk from Nalanda, ठीक है, went forth to convert Tibet to Buddhism, ठीक है, कौन सा monk गए थे नालंदा से तिबेट को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने, तिबेट में बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए। बेसिकली जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं बुद्धिज्म से। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई बुद्धिज्म, देखिए डीयूईटी में जो मैंने देखा और जो मैंने खुद डिफरेंस नोटिस करा था वो ये था कि डीयूईटी में बुद्धिज्म वगैरह से रिलेटेड काफी कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चंस थे कि भाई ये फर्स्ट सरमन बुद्धा ने कहा दिया था, या फर्स्ट सरमन को क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं ऑल दैट, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बुद्धिज्म के बारे में आप दीजिएगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के बारे में देखिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पद्म पद्म संभव मोह का नाम था, ओके। द कैरावान लीडर इन एंशिएंट पीरियड, कैरावान लीडर को क्या कहते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी का है पार्ट, ये सार्थावाह कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है टर्मिनोलॉजी है, जब भी कोई भी पीरियड के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको वो पता ही होगा कि भाई मतलब बताया ही जाएगा बेसिक बेसिक उसमें कि भाई कौन सा टर्म श्रेष्ठ थी किसके लिए होता है, या फिर स्क्राइब्स के लिए क्या आपको क्या कहते हैं, कायस्थास है ना, तो ये है। Who among following was the first to become a Buddhist nun? अब देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं in general, okay. Yeah, who among the following was first to become? It was Gautami. बहुत लोग महामाया मार्क कर देते हैं, but it was Gautami. अगेन बुद्धिज्म से रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कौन बुद्धिस्ट जो होता था उनका संघ जैसे कहते थे, है ना, कि लाइक उनका जो एक मोनेस्ट्री में रहने वाले जो उनके मॉन्क्स एंड नन्स थे वो उनका एक ऑर्डर था उसको संघ बोलते थे, तो उसका एक मतलब बुद्धिस्ट नन पहली नन बनी थी, वरना इनिशियली ये जो बुद्धिज्म में ये था ये इट वाज नॉट ओपन टू women. Later on, it was open to women, and the first one to become the Buddhist nun, otherwise monkey thing, was Gautami. Very important, you should remember this. Okay. Who was the founder of the Pashupata cult? ठीक है, इट वॉज लकुलिसा। अब पशुपता ये देखिए जो छोटे छोटे, हाँ एक इवन उपेंद्र सिंह में भी एंड में शक्ति कल्ट के बारे में जो भी रीजनल कल्ट्स के बारे में है थोड़ा थोड़ा, दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो छोटी छोटी चीजें होती है ना रीजनल कल्ट्स के बारे में या रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस के बारे में, या डिफरेंट डिफरेंट जगह कोई चीज फॉलो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यू शुड डेफिनेटली रीड दैट। Who was the founder of the Pashupata cult? So it was Lakulisa. Which of the following statements are correct? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्वेश्चन में के ऑप्शंस में ही है, ठीक है।
बट स्टिल वील बी डिस्कसिंग, है ना। इसका जो पेपर के हिसाब से जो आंसर है वो है ए, ठीक है, यानी कि सिर्फ ए सी डी इनमें से करेक्ट है ना। तो द आंसर टू हुज आई मीन फर्स्ट ऑप्शन, इसमें पूछा कि कौन कौन से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो चंद्रगुप्ता वन स्टार्टेड द गुप्ता एरा। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि भाई हु वाज अ फाउंडर, ठीक है, मतलब स्टार्टेड किसने बिल्कुल गुप्ता को स्टार्ट किया। सो स्टार्ट तो आई मीन श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, ओके, बट द एक्चुअल गुप्ता expansion and prosperity started with Chandragupta first. Okay, so I don't know with which perspective this question had been given, that whether they are asking the founder or whether because started तो founder ही हो गया एक तरीके से, है ना। So but anyway उनको लाइक उन्होंने जो आंसर दिया उस हिसाब से उनका पर्सपेक्टिव ये रहा है कि किस तरीके से वो फ्लरिश हुआ, कि किसके टाइम में एक्चुअली द एरा यू नो द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, द ब्रेक थ्रू स्टार्टेड एंड यू नो। तो वो जो है वो ए भी उनके हिसाब से करेक्ट है। समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू, ठीक है। हरिसेन ऑब्वियसली चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त वाज यू नो ये क्या समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू, ठीक है। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर्स इन सदर्न इंडिया। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। समुद्रगुप्त assumed the title of विक्रमादित्य। This statement is also wrong क्योंकि who assumed the title of विक्रमादित्य? It was चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने टाइटल assume नहीं किया था, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। तो या तो इसका ऑप्शन हो सकता है डी, यानी कि बी, सी और डी, ठीक है, और या फिर इसका ऑप्शन है ए सी डी, सॉरी ए सी डी या बी सी डी, ठीक है। तो वही है कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, तो इसमें हो सकते हैं, तो वही मतलब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये और भी ऑप्शन में। तो चंद्रगुप्त वन स्टार्टेड द गुप्ता एरा जो है ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर इसे मतलब इस स्टेटमेंट को आप लोग थोड़ा सा मतलब इसमें डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन मेरे विचार से जो मुझे सही लगता है दैट इज कि ए ऑप्शन जो है इसमें गलत है। जो इन लोगों ने आंसर दिया है ए सी डी करेक्ट है, मतलब ठीक है, वो मतलब मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा, है ना। तो इसमें मेरे विचार से जो है बी इज करेक्ट। ऑफ कोर्स आई वाज टेलिंग दिस, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड अर्लियर। समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू, दैट्स ट्रू, ओके। तो बी ऑप्शन तो है ही है सही। तो फर्स्ट वाला जो इन लोगों ने सही दिया है वो तो है ही नहीं करेक्ट, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, बट या अकॉर्डिंग टू मी इट्स बी, समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू। एंड देन सी, हरिसेन डेफिनेटली वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, सबको पता होगा ये, है ना। और इसके अलावा डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। सॉरी डी नहीं, सॉरी ई बोल रही हूँ, ई ऑप्शन इनकरेक्ट है बिल्कुल। समुद्रगुप्त assume द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो ये तो हो ही नहीं सकता डी की जहां तक बात है, ठीक है। सो डी ऑप्शन जो है दैट इज ऑल्सो समवेयर करेक्ट। सो डी तो करेक्ट है मेरे विचार से, सी भी करेक्ट है, ठीक है। हरिसेन वाज अ कोर्ट पोएट, बट वही ए और बी में है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि श्रीगुप्त स्टार्टेड द गुप्ता एरा, इट वाज नॉट चंद्रगुप्त वन हु स्टार्टेड द गुप्ता एरा। So maybe it was mistakenly given by these people in the answer key and everything, that A, C, D are correct, but actually B, C, D are correct. Okay, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ओके। तो इसमें क्या है देखिए, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स दी हुई है ना। तो आपको जो भी हाँ, एक तो पेलियोलिथिक की, है ना, मीजोलिथिक की, नियोलिथिक की, चेल्कोलिथिक की, इन सब की जो साइट्स हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, उन सबका नाम आपको पता होना चाहिए, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कौन से एरिया में सिचुएटेड है। जैसे कि मैंने आपको महाचंद्र प्रताप के बारे में बताया था, भाई ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है करंट डे, ठीक है। तो ये इंडस वैली की साइड्स है, मांडा संगोल। सो मांडा इज सिचुएटेड इन जम्मू। आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि ए का जो है वो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। सो ये दो में दिया हुआ है, तो सी और डी तो ऑलरेडी
एलिमिनेट हो गए, है ना। तो इसका जो है ये ए वाला, ये ए का सेकंड, ठीक है। और बी यानी कि संगोल, दैट इज थर्ड, ठीक है। संगोल इज इन पंजाब, दोनों में देखो थर्ड ही दिया हुआ है, दैट्स व्हाई दे ट्रिक इट, दिस इज हाउ दे ट्रिक इट, बिकॉज़ दे नो कि फर्स्ट वाले से हो सकता है सबको पता चल गया हो। तो मेजरली आपको सी और डी का पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक सी का, सी यानी कि मित्तल, तो इसका क्या है, इट इज इन हरियाणा एंड हुलास, इनका है फोर्थ उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको इतना पता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कौन से एरिया में करेक्ट है। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग है, और ये भी साइट्स के ऊपर है। मैंने कि आप लोगों को बताया था कि जितने भी साइट्स हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के, मतलब स्टोन एज के, चैल्कोलिथिक के, मेगालिथिक के और हड़प्पन सिविलाइजेशन के, है ना। तो वो उनके एक तो साइट के नेम्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी साइट पैलियोलिथिक की है, कौन सी साइट्स मेसोलिथिक की है, कि कौन सी चैल्कोलिथिक की है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है जिनके बारे में आपको याद रखनी है, that is I mean the state they are situated in currently according to the current division of the country, in which state they are situated in. Okay, so you need to really remember all this, and specifically there's one more thing, that um, yeah, which important findings had been discovered or excavated from this particular site. From that particular site, have we found, or have the archaeologists found anything important, or is there anything distinctive or special about this site? So that you have to know. ये दो point आपको इसके बारे में याद रखने पड़ेंगे, और उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। यू डोंट हैव टू गो इनटू अ ग्रेट डिटेल ऑफ स्टोन एज एज वेल एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट या you should definitely remember the sites, their findings, and the place they are situated in, and the person who excavated that particular site is also very important, and the year when it was excavated, max to max that, and it ends. ओके, तो ये तो चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, है ना। तो ये इनके मैचिंग है कि कौन सा है। आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, आपको सारी नहीं आती तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली आती है, जैसे आहार है ना। सो आहार इज इन राजस्थान, है ना। तो आप ये देख लेंगे कि ए का जो है वो सेकंड ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, थ्री वाले में, तो बाकी आपको ऑलरेडी पता चल गई कि तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ईरान मध्य प्रदेश, है ना। जॉर्वे महाराष्ट्र, महिषदल बंगाल। तो इसका आंसर जो है वो सी है, या सी। ओके, ये हिंदी में भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट not being able to answer the question or understand the language just because uh, they are in English only. They will be available in Hindi as well. क्वेश्चन नंबर 75, द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड लिंक विद आउटसाइडर्स। ये बिल्कुल सच है। मतलब जिसने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रीफ में, इवन 12th क्लास में भी अगर जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें भी दो पेज का एक, आई मीन दो साइट्स का दो, एक पेज की दो साइट्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनके पॉट्स या उनकी सील्स जो हैं वो अदर एरियाज में से मिली हैं। दैट मींस दे हैड सम ट्रेड लिंक्स, वो लोग ट्रेड करते थे। और ये भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि वो किस किस ऑब्जेक्ट का ट्रेड करते थे, और मतलब क्या, कौन सा मटेरियल किधर एक्सपोर्ट होता था और कहाँ से वो क्या इंपोर्ट करते थे, ये भी पता होना काफी जरूरी है ना। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 है, मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, दैट्स आल्सो ट्रू, कि काफी हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया में मिली है। Okay, so the both statement 1 and 2 are true. Again, the Mauryas held an elaborate administrative structure. ठीक है, ये सही है बिल्कुल। मौर्यास का जो है वो elaborate administrative structure था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए सारे टर्म्स, किस ऑफिशियल के लिए क्या टर्म उन्होंने यूज करा है मौर्यास ने, और उसके उनका क्या फंक्शन असाइंड है, इतना आपको पता होना चाहिए। The Mauryas paid their officials through grant of land,
This is wrong. They didn't pay through grant of land. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता चल रहा होगा कि वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बहुत डायरेक्टली पूछ ली गई है बहुत सारी चीजें आपके प्रोफेसर्स ने जब आपके लेक्चर्स लिए होंगे, तो ये बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने आपको बताई होंगी। तो ऐसा नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड आने वाला है पेपर, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी है पेपर में वो इजी वाली है, तो बहुत हार्ड वाली सब्जेक्टिविटी नहीं है पेपर में। In the year 1679, after the death of Maharaja Jaswant Singh, there was Rathore rebellion। ये बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत राजपूत हिस्ट्री के बारे में, जो भी रेबेलियंस हो रहे थे उस टाइम, तो उनके like after his death there was Rathore rebellion। The issue was to handle the question of the succession to the throne। Of course, that's true। इसीलिए जो है राठौर रेबेलियन हुई थी। सो बोथ एएनआर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ये जो छोटी छोटी रीजनल पार्ट्स थी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिक्स जाट्स, राठौर्स एंड राजपूत, है ना। तो जो मिडिवल टाइम पीरियड है, जो मुगल टाइम पीरियड है, उसमें भी ये छोटे छोटे रीजनल पार्ट्स जो है, इवन औरंगजेब के टाइम में दे by the end of Aurangzeb rule they all were revolting। Okay, so you should know the basic हिस्ट्री ऑफ देयर। ये तो आपको सतीश चंद्रा में भी मिल जाएगी अगर किसी ने, आई मीन सतीश चंद्रा तो आपको पूरी पढ़ी ही होनी चाहिए आपने। सतीश चंद्रा पार्ट 1 तो है ही, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब है ही, नेसेसरीली आपको पढ़नी ही चाहिए। बाकी तो मेरा बैच आएगा उसमें आई विल बी लाइक प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन, आई लाइक टेकिंग आउट द क्रक्स ऑफ द बुक। ओके, सो या again given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। assertion reasoning के question फिर से, in the first battle of Panipat in 1526 Babur with the help of 12,000 soldiers defeated Ibrahim Lodi। ठीक है, आपको पता होगा लोधी के साथ बैटल हुआ था, है ना, बाबर का, जिसमें इब्राहिम लोधी को उन्होंने हरा दिया था, and that's how the Mughal empire was established। who commanded an army of approximately 1,25,000। okay, इसका रीजन क्या है? बाबर डिस्प्लेड एक्सेप्शनल मिलिट्री स्ट्रेटजी विद द यूज ऑफ गन पाउडर एंड फायर आर्म्स, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपको पता ही होगा कि गन पाउडर और फायर आर्म्स का यूज है, इसके बारे में मतलब पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जिन्होंने डी से ऑनर्स किया है तो उनके लिए उनके मतलब यूनिट्स में एक टॉपिक भी है, इवन द यूजेज ऑफ गन पाउडर एंड फायर आर्म्स। तो ये पूरा टॉपिक उनको पढ़ाया गया होगा आई थिंक ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, डोंट नो आई मीन सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, बट या दैट वाज देयर इन योर कोर्स, तो यू डेफिनेटली नो दिस आंसर, है ना, कि भाई ये सही है बिल्कुल कि हाउ ही डिफीटेड एंड with the use of what tools, what strategy he defeated by use of gunpowder and firearms। So both A and R are correct and R is the correct explanation of A, है ना। moving forward, ये ही हिंदी में या ओके। अभी थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस लाइक डगलस टेस्नॉट एंड माइकल हॉडसन, the Islamic Empire is associated with gunpowder hypothesis, the use of which led to larger extent of empire। ठीक है, कि मतलब इनका ये है कि जो गन पाउडर जो इस्लामिक एम्पायर है वो गन पाउडर हाइपोथेसिस से एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से उसका काफी एक्सपेंशन हुआ। बाबर एंड हिज ग्रैंडसन यूज्ड गन पाउडर एंड मस्केटियर्स टू विन सेवरल बैटल्स टू एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ट्रू, है ना। तो ये करेक्ट इसका रीजन है, मतलब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा क्यों मानते हैं कि लाइक इस्लामिक एम्पायर इज एसोसिएटेड विद गन पाउडर, उसका जो हाई एक्सपेंशन हुआ है वो इसके थ्रू हुआ है, फायर आर्म मस्केटियर्स इनके थ्रू। तो ऐसा क्यों कहते हैं हिस्टोरियन? व्हाई? because Babur and some of the others used, I mean, these tactics, these techniques of firearms, of gunpowder, of musketeers, cannons, है ना, to win these battles, है ना। तो इस वजह से ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, ये जो असर्शन है इसका ये करेक्ट रीजन है, इसी वजह से ऐसा लगता है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें अब तक भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आया है जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपलिस्टिक। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन मैचिंग है और इसमें आपको डिफरेंट ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं, है ना, मिडिवल पीरियड के।
और उसमें आपको मैच करना है कि कौन से रूलर के टाइम में कौन सा ट्रैवलर आया था, ठीक है। तो ये आपको, ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है याद रखना कि भाई किसके टाइम में कौन आया था, है ना। तो ये भी एक मतलब मिडिवल से ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। विजयनगर में भी लाइक देयर वर सेवरल ट्रैवलर्स एंड पीपल हु रोट अबाउट इट, सो यू शुड रिमेम्बर दैट आल्सो। बाकी औरों के टाइम पीरियड में भी काफी आए हैं, तो वो आपको याद रखना है। उनका तो बहुत ही फेमस है। रैल्फ फिच इज आल्सो वेरी फेमस, सो यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है। नेक्स्ट, again दो स्टेटमेंट है। अकबर इवॉल्व अ सेट ऑफ म्यूचुअली कंसिस्टेंट रिलीजियस आइडियाज फ्रॉम अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ सुलहकुल एंड तौहीद इलाही, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एक रिलीजियस आइडियाज जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंक्लूसिव थे, बहुत ज्यादा सेक्युलर माने जाते हैं, वो अकबर ने इवॉल्व किए थे, निकाले थे। यू नो इट वाज वेरी इंक्लूसिव, इट वाज इंक्लूडिंग एवरी यू नो एवरी religious person, and I mean people from every religious background, or you know, even the people who were not a part of the nobility were getting some power, and they were being included in the administrative structure. So like this is true, statement one is true. Man Singh, one of the 9 jewels during Akbar's court, was an ardent follower of Tawhid-e-Ilahi, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन जो है वो तो ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू फॉल्स है। लाइक ही वाज नॉट ardent follower of तौहीद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, again assertion and reasoning. Akbar had a very powerful army led by his trusted Mansabdar Man Singh for expedition during the war with the Sisodias of Mewar. It was during Jahangir's reign, under the able leadership of Prince Khurram, the Sisodias of Mewar surrendered, ठीक है। तो क्या है कि इसमें अकबर हैड अ वेरी पावरफुल आर्मी लेडेड, ये तो बिल्कुल सही है। मनसबदार मान सिंह के अंडर उनकी काफी पावरफुल आर्मी थी, लाइक ही लेड इट। एंड लाइक सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ के टाइम में लाइक इट वाज वेरी हेल्पफुल, वेरी यू नो। so उसके टाइम में दिस आर्मी ऑफ मान सिंह वाज वेरी हेल्पफुल, प्रूव टू बी एन एसेट फॉर वर्ल्ड। बट इसका जो है रीजन ये नहीं है कि लाइक इट वाज ड्यूरिंग, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गया। हालांकि दैट स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी वेरी ट्रू, ठीक है। बट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। इसका इसका एक्सप्लेनेशन इससे नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग। लाइक अकबर के टाइम में सिसोदिया से जो वॉर था या जो एक्सपेडिशन हुई थी अगेंस्ट उनके अगेंस्ट में, तो उसमें क्या हुआ था, और जहांगीर के रेन में जो हुई थी उसमें क्या हुआ, तो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों सही, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Again, moving forward, which ruler in northern India constructed canals from the Yamuna and Satluj rivers to irrigate waterless tracts in Haryana and eastern Punjab? सबको पता है कैनल्स का जो है काम किसने करा था, यू नो ही फाउंड टू सिटीज, है ना। तो हिसार इज वन ऑफ देम, एंड तो फिरोज शाह तुगलक, ओके, इट वाज फिरोज शाह तुगलक। ओके, what does the term Sakya would mean? I mean, the word Sakya would mean Persian meal. अब ये जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है मिडिवल हिस्ट्री की, वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर किसी ऑफिसर का नाम हो, दिल्ली सल्तनत में या मुगल्स के पीरियड में या लोधीज के टाइम में, आई मीन अफगान्स के टाइम में, अफगान्स और सूर्स एंड लोधीज वर अफगान्स। तो जितने भी टर्म्स हैं, जिस भी चीज के लिए यूज करते हैं कि इस टर्म को इस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो पर्शियन व्हील को ये कहा जाता था, इसकी ये जो है दैट दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर पर्शियन व्हील। Abdul Razak Samarkandi, the 15th century ambassador, was sent to southern India by which Mongol ruler, where he describes wide-eyed the gems he saw everywhere in the great southern capital of Vijayanagar, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंदी, ठीक है, he was sent to southern India by which Mongol ruler, ठीक है। तो ये तो मतलब सिंपल है, like it was sent by he was sent by Halaku, ठीक है।
वो सेंट बाय हलकू। ठीक है, तो ये है। थोड़ा सा आप टाइम पीरियड के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सदर्न कैपिटल ऑफ विजयनगर जो जिस टाइम वो फ्लरिश करती थी, दैट वाज द मेजर मंगोल रूलर दैट टाइम वाज, है ना। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी डिफीटेड द सिक्स एट द ब्लडी बैटल ऑफ चिलियानवाला after the death of Ranjit Singh when Punjab quickly descended into anarchy, the battle was fought on। ठीक है, तो ये जो सारे बैटल्स थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जितने भी बैटल्स हुए, जो भी रीजनल स्टेट्स थी, उनके साथ जो भी बैटल्स हो रहे थे, है ना, इट वाज दिस अवध एंड बंगाल, है ना, सिक्स के साथ हुए थे, है ना। तो ये सब जो है, जितने भी रीजनल स्टेट्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के टसल्स हुए हैं, तो वो सब में जो भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं, है ना। उनकी डेट आपको याद रखनी है, उसका मोटिव आपको याद रखना है कि उसमें कौन से लीडर मेजरली इन्वॉल्व थे दोनों साइड से, और उधर से कौन से वाइसरॉय या कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल जो है उसमें इन्वॉल्व थे, वो आपको याद रखना है। उनके नाम और उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका आपको नाम याद रखना है, एंड बैटल की डेट तो डेफिनेटली याद रखना है। तो मेजर मेजर इसमें यही होता है, जनरली बैटल से क्वेश्चन आते हैं, या ये पूछ देंगे कि भाई इस बैटल में जो है जो लड़ा गया था, इसमें कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो एम्प्लॉय किया गया था इस चीज के लिए, उनको सबड्यू करने के लिए, सिक्स को सबड्यू करने के लिए कौन एम्प्लॉय। तो ये सब चीजें जो है इन बैटल्स के बारे में इम्पोर्टेंट है, या मतलब इस टाइम पीरियड जो भी रीजनल स्टेट से ईस्ट इंडिया कंपनी के टसल्स में जितने भी थे, तो उनके बारे में ये वाली चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए है, 13 जनवरी 1849। Who translated the अथर्ववेदा इन अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट में आपको पता होगा कि लाइक काफी चीजों का ट्रांसलेशन चला था, लाइक सिंहासन बत्तीसी या अथर्ववेदा, काफी उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट और अलग से भी कुछ नॉर्मल स्टोरीज जो होती हैं उनको ट्रांसलेट करवाया था। Like there was an all-around intellectual activity that also went on hand in hand in Akbar's court. I mean, along with all his administrative and economic and social advances. So somebody translated Atharvaveda in Akbar's court, and it was Haji Ibrahim Sirhindi. Yeah, wait. Yeah. Okay. Next question. The first indication of Akbar's interest in translating Indian works was when he asked to translate the Singhasan Battisi मैंने अभी बताया, and this was entrusted to। ठीक है, सबसे पहले जो उसका इंटरेस्ट अकबर का जो इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट इंडियन वर्क्स को ट्रांसलेट करने में पहली बार जो सामने आया है वो सिंहासन बत्तीसी के ट्रांसलेशन के साथ आया है, और वो किन्होंने ट्रांसलेट करा था, आप बिल्कुल ये जरूर याद रखिए कि कौन सा टेक्स्ट अकबर की कोर्ट में किसने ट्रांसलेट किया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी कोर्ट हिस्टोरियंस रहे हैं कि भाई किसने किसकी हिस्ट्री लिखी, कौन सी बुक कौन से हिस्टोरियन लिखी, मतलब उस टाइम पे कोई भी टेक्स्ट किसने ट्रांसलेट करा, ये सही इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री में, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो सिंहासन बत्तीसी जो है किसने करा था, अब्दुल कादिर बदाऊन ने, सुना होगा इसका नाम जिन्होंने ऑनर्स किया है। वेयर वॉज द हॉर्स कॉलर फर्स्ट डेवलप्ड? ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ वेरियोलेशन और इनॉक्यूलेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, मतलब जो आपको वैक्सीन लगाई जाती है, वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम विच प्लेस इन 1731। ठीक है, कौन सी जगह से हुई थी, ये बंगाल से हुई थी। तो ये थोड़े से जनरल क्वेश्चन है, आपको ट्रिकी लग सकते हैं ये, बट आप थ्रू आउट अच्छे से पढ़ेंगे अगर, कहीं ना कहीं हिंट इन चीजों का मिल जाता है कि कहाँ पे हुआ है ये। ठीक है, which is the youngest Dravidian language that established its full identity? Dravidian language मतलब southern India, जो South Indian language है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। So its full identity and distinctive quality only in the 16th and 17th century पे कब ये like it attained its full identity? Which language among these? So it was Malayalam. Next, wait, yeah. Lilavati, the work from the pen of the learned of India in arithmetic, was translated by Dash, which was of non-religious literature. किसने करा था ये?
दैट्स द क्वेश्चन एंड इट वाज बाय शेख अबुल फैजी। मैंने आपको बताया ना कि क्या किसने ट्रांसलेट करा, क्या टेक्स्ट किसने लिखा, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये शेख अबुल फैजी ने किया था। Name the Sufi saint who appreciated the market reform policy of Alauddin Khilji and spoke about his philanthropic motives of the Sultan. Philanthropic motives of the Sultan. तो ये किन्होंने करा था? ये तो बहुत सिंपल है। इसके बारे में तो इवन आई थिंक सतीश चंद्र provides information about him. महमूद चिराग of दिल्ली, ठीक है? महमूद चिराग of Delhi. Third option, that is C. When Jalaluddin Khilji ascended the throne of Delhi Sultanate, ठीक है? Jalaluddin Khilji, who was the governor of Karamanipur, who revolted against the Sultan, ठीक है? So it was Malik Chandu. तो ये देखिए, जो जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफी सारी जो है वो उनके खिलाफ एक्सपेडिशंस हो गई थी, डिफरेंट डिफरेंट से, मेवाड़ से, है ना, मारवाड़ से। तो उसमें लाइक उस टाइम में या उससे पहले भी देयर वर सर्टेन रीजनल पावर्स हु वर ट्राइंग टू सबड्यू द पावर of the dynasties or the ruler who aspires to sit on the throne of the Delhi Sultanate. So उस टाइम में लाइक काफी सारे छोटे छोटे टसल्स हैं, तो उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि किसने किसने रिवोल्ट करा, कौन से रीजन से, लाइक उसमें मेजर लीडर कौन है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है और इसका आंसर है मलिक चंदू, सेकंड, बी ऑप्शन। ओके, सो या, according to the calculations by Angus Madison in a recent major historical survey of the world economy, the gross domestic product of India in 1700 amounted to, मतलब जो recent सर्वे है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 1700 में जो जीडीपी था इंडिया का वो कितना था, ठीक है? तो इट वाज 24.5%। Muslim chroniclers describe a large beast rhinoceros with different names। देखिए, अब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज, डिफरेंट क्रॉनिकल्स में, डिफरेंट टेक्स्ट में, डिफरेंट ओरिजिनल प्राइमरी सोर्सेस में डिफरेंट नेम्स यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर एनिमल के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे पर्शियन व्हील का ये नाम है एक क्रॉनिकल में, एक टेक्स्ट में तो हो सकता है दूसरे में दूसरा। Who was the earliest among them? ठीक है, मुस्लिम क्रॉनिकलर्स ने जो राइनोसेरोस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफाइन किया है, तो उसमें अर्लीस्ट किसका था, है ना? तो ये इसमें पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें अर्लीस्ट जो है वो अल-बरूनी का था, ठीक है? ये तो अगर आप इनका अकाउंट भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, मैंने आपको ऊपर बताया था जब मैं एक मैचिंग करवा रही थी। तो इसको आपको करना है, जब आप अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो आपको ये भी पता चल जाएगा। इनाम लैंड्स किन्हें कहते हैं? रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? लैंड ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये सबको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, लाइक जब भी आप मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग से चैप्टर होता है जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई ये लैंड ये है, ये वाली लैंड ये होती है, ये वाली लैंड ये होती है, तो इनाम लैंड्स, ठीक है? तो लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर इनाम लैंड्स। Okay, so the city of Jaunpur was founded in the memory of, it was founded in the memory of Muhammad bin Tur, ठीक है? Which sultan prohibited women from worshipping at the graves of the saints? देखिए, आपने पढ़ा होगा, जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, चाहे बेसिक बुक सतीश चंद्रा से भी पढ़ा हो, कि जो फिरोज शाह तुगलक थे एंड में जाके जो है उनकी नोबिलिटी उनके खिलाफ हो गई थी, काफी दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो एकदम dwindle कर रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल कर दिया था काफी कंपैरेटिवली, और मतलब नोबल्स को बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब वेल्थ दी, बहुत पावर्स दिए, उलेमा को काफी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, लाइक दे he prohibited women from worshipping on the graves, and he prohibited them from coming out. So I mean Firoz Shah, but the motive behind doing all that was he wanted to regain his control, his power as a ruler. Okay, that was the motive, not because he was a very
conservative ruler might have heard about this in some local sayings or by local people who are not from history background. But a historian has to be critical in every sense. So yeah, Firoz Shah Tughlaq prohibited women from worshipping at the graves of the saints. Okay. And the last question: which Sultan of Delhi got the Qutub Minar repaired, cleaned the derelict khas and erected on its bank a madrasa? ठीक है, it was Firoz Shah Tughlaq. C option. ओके, तो जो भी आप इन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक इन्होंने क्या क्या मेजर मेजर किया है, क्या सिग्निफिकेंट है इनके टाइम में, तो अलग से जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका मैं बता रही हूँ, बाकी जो लोग मेरा बैच लेंगे आई विल बी टीचिंग देम ऑल दिस। तो आपकी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप सभी रूलर्स का नाम लिखिए और उनके साथ जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी उन्होंने मेजर किया है, जितनी उनकी मेजर एक्सपेडिशन है और कौन सी उन्होंने जीती है, कौन सी उन्होंने हारी है, किस ईयर में उनकी एक्सपेडिशन, ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। बाकी ये जो हमने पार्ट कवर किया है इसमें मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक एक तो ट्रैवलर्स के बारे में था, है ना, और टर्म एंड टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। रूलर्स के मेन मैंने अभी बताया एक्सपीडिशंस और उनके अचीवमेंट्स, या उन्होंने कोई आर्किटेक्चर बिल्ड कराया है तो वो किस रूलर के साथ कौन से सूफी सेंट एसोसिएटेड है ना, किस रूलर ने कौन सा काम ट्रांसलेट करवाया है तो किससे करवाया है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। बाकी कुछ एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो देखे गए उसमें जनरली ये देखा गया कि आप लोग जो अब तक पढ़ते आए हैं तो नॉर्मल उसमें जो भी आपने मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे गए कि भाई ऐसा है तो इसका रीजन ये हो सकता है, तो वो तो बहुत ही सिंपल थे। मीडियल हिस्ट्री के काफी सिंपल हो जाते हैं एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग फिर भी उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, जो जहाँ तक मुझे मालूम है ना। तो ये है, बाकी दिस वाज अ पेपर डिस्कशन, आई मीन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होल ऑफ इट ऑफ लास्ट ईयर सीयूईटी, है ना। तो अभी तो एक ही पेपर हुआ है सीयूईटी का, एक ही साल, इट हैड ओनली बीन 1 year that we are having CUET, I mean a compiled entrance for all of the central universities, otherwise it used to be different, DUET होता था, JUE होता था, है ना, BHU का अलग एग्जाम होता था, तो अब वो नहीं है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है अभी तक जो कंपाइल्ड एंट्रेंस होता है उसका। ऑलराइट, सो यू नीड टू रियली एनालाइज दिस। बाकी आप मेरे इस वीडियो के दोनों पार्ट देखें, इससे पहले वाला पार्ट है वो भी काफी, उसमें मैंने अराउंड 38 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हाफ, और 37 अराउंड इसमें करे हैं, और बाकी जो 25 क्वेश्चन पिछली बार आए थे वो इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रीजनिंग से एसोसिएटेड आए थे, वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, थोड़ा IQ ठीक ठाक है तो। और बाकी दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको उस पर सारी अपडेट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन है एंट्रेंस से रिलेटेड, या फिर कोई नोटिस आया है कि भाई डेट इधर उधर होगी, या फिर कोई नया कुछ मे बी पैटर्न से रिलेटेड, वैसे तो इशू होता नहीं है कोई नोटिस, तो वो सब कुछ जितना भी कुछ है ना, या हमारा जो बैच भी जो लॉन्च होगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। या जिन्हें बैच नहीं भी लेना है उनके लिए भी काफी क्रूशियल है, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आल्सो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें अराउंड आई थिंक 1000 लोग अभी तक जुड़ गए हैं जो भी एस्पायरेंट्स हैं, है ना। तो उस पे हम लोग सारा मतलब जो भी ये वीडियोस हैं इनके लिंक्स तो वो फ्री है, मतलब बेसिकली उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं दैट वी डू टू गाइड आवर स्टूडेंट्स। जो बैच लेंगे उनका तो डेफिनेटली देयर विल बी सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाटएवर वी थिंक अबाउट इट। ओके, बाकी हाँ, हमारे कुछ वेबिनार्स भी होते हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार में हम लोग क्वेरीज लेते हैं, अगर आपको कुछ अलग से क्वेश्चन पूछना है या कोर्स से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो भी आप कोई भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लेते हैं अपने वेबिनार्स में। तो जो भी वेबिनार अभी हमारे हो जाएंगे, मतलब विद इन अ वीक वी बी कंडक्टिंग 1 or 2 सेमिनार्स, सॉरी वेबिनार्स, अब तो वेबिनार है डेफिनेटली। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप एक अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाने के लिए एक आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, तो जब भी हमारा वेबिनार होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। जब भी होंगे, जितने भी होंगे, बीच में भी हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही। तो आप, ये आपके लिए है, आप ही के हेल्प के लिए है, दीज वेबिनार्स
This is open for everybody, anyone can attend it. Whoever wants to ask any question, आप सेल्फ भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो भी आप वेबिनार्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है. So all the very very best for your preparation. I hope you get into your dream universities, as I always say. So wishing you good luck. Thank you so much for watching this video.